हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैक वाटर लेक। तो कहानी शुरू होती है ब्लैक वाटर लेक से, जहाँ में बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एडम, ग्रे और जूली पर। ये लोग अपने घर से पिकनिक के लिए आज एक जू में जा रहे हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि एडम और ग्रे असल में एक कपल हैं और जूली ग्रे की बहन है। तो इन तीनों लोगों ने कई दिनों से एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, तो आज इनका प्लान है कि ये जू में थोड़ा टाइम साथ बिताएंगे। कुछ ही देर की ड्राइव के बाद ये लोग फाइनली जू में एंटर करते हैं, जहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा भीड़ जमा है, क्योंकि सभी लोगों को एक अलग ब्रीड के क्रोकोडाइल को देखने के लिए आए हैं, जिन्हें स्पेशली एशियन कंट्री से मंगाया गया है। वो तीनों उसी जगह में काफी एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है और तीनों को हम एक कैफे में देखते हैं, जहाँ जूली पूछती है कि अब हम कल कहाँ जाएंगे। तो एडम उन्हें जू से थोड़ी दूर पर एक ब्लैक वाटर लेक के बारे में बताता है, जो बहुत ही खूबसूरत रिवर है, और वो कहता है कि कल हम वहीं पर जाएंगे। यहाँ उसी रिवर की बात हो रही है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, पर उस रिवर में ऐसा क्या खास है, वेल ये तो हमें आगे पता चलेगा। उस रात ग्रे को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात एडम को नहीं बताती। असल में वो उसे ट्रिप के एंड में इस बारे में बताएगी, सही मौके पर। अगली सुबह वो लोग उस रिवर के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां तक पहुंचने में इन्हें काफी मुशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन ये लेट हो चुके हैं क्योंकि जो बोट इन्हें उस रिवर के टूर करवाने वाली थी वो असल में 5 मिनट पहले ही निकल चुकी है। तो अब एडम के पास वापस जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन तभी वहाँ उन्हें ली नाम का आदमी मिल जाता है, जो उनसे कहता है कि आप लोगों को फिशिंग ही तो करनी है, तो वो चीज़ मैं भी करवा सकता हूँ, आप तीनों मेरी बोट से चल सकते हो। एडम पहले तो थोड़ी देर तक सोचता है, लेकिन बाद में मान जाता है। जिसके बाद ली और एडम कुछ सामान लेने के लिए अंदर जाते हैं। इसी दौरान ग्रे जूली को प्रेग्नेंट होने वाली बात बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही खुश होती है, लेकिन वो ये बात अभी एडम को ना बताने को कहती है। कुछ देर बाद जूली ली को एक बंदूक रखते हुए देखती है। वो थोड़ी सी घबरा जाती है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे इस बारे में पूछने का मौका ही नहीं मिलता। अब तीनों उस बोट पर बैठकर रिवर के अंदर जाने लगते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। चारों तरफ नेचर था और ताज़ी हवा थी। अब ये एक जगह रुककर फिशिंग करते हैं, पर वहाँ इनके हाथ कुछ नहीं आता। तो ली कहता है कि अगर हम थोड़ी और अंदर जाएं तो वहाँ हम अच्छी फिशिंग कर सकते हैं। तो एडम उसे और अंदर ले जाने को कहता है, और यहाँ ये लोग उसी ब्लैक वाटर लेक के बीच में आ चुके थे। अब इसके बाद ये लोग फिशिंग करना शुरू करते हैं। सभी लोग बहुत ही खुश थे, और खासकर ग्रे, क्योंकि अब वो माँ बनने वाली थी। वहीं ली एडम को बताता है कि यहाँ पे काफ़ी क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, इसलिए मैं अपने साथ बंदूक लेकर आया हूँ। तो वो उसे हंसते हुए कहता है कि अरे यार, तुम इतना डरते क्यों, कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग बस यहाँ पे एंजॉय करेंगे और निकल जाएंगे। अब 1 घंटा बीत जाता है, पर यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, आसपास सन्नाटा बढ़ता जा रहा था, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी बोट से कोई चीज़ ज़ोर से टकराती है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो चीज़ दोबारा टकराती है तो उनकी बोट ही पलट जाती है। सब लोग पानी में गिर जाते हैं। पानी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से उन्हें ऊपर आने में थोड़ा समय लग जाता है, पर जब वो ऊपर आते हैं तो वहाँ ली मौजूद नहीं था। तभी अचानक से ग्रे देखती है कि एक बड़ी सी चीज़ ली की लाश को खींचते हुए दूर ले जा रही है, और उसे देखकर एडम और ग्रे पूरी तरह से डर जाता और एक पेड़ पर चढ़ जाते। लेकिन वही जूली अभी भी पानी में थी। अब वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, तो एडम उसे पलटी हुई बोट के ऊपर चढ़ने को कहता है। वो बड़ी ही मुश्किलों से ऊपर चढ़ती है और बिना आवाज़ करे उस पर ही लेटी रहती है, जब तक थोड़ी शांति ना हो जाए। कुछ देर बाद एडम और ग्रे एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि उस क्रोकोडाइल से बचे रहे, लेकिन जूली अभी भी वहीं फंसी हुई है। अब वो पानी में उतरी कैसे, क्योंकि आसपास ही वो क्रोकोडाइल घूम रहा है। तो ग्रे कहती है कि तुम पानी में उतर कर ऊपर आ जाओ, लेकिन वो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एडम को उस बोट के साइड में एक रस्सी दिखती है, तो वो जूली को कहता है तुम इसे मेरी तरफ फेंको और फिर मैं इसे खींच लूंगा। वो पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को दूसरी तरफ फेंकती है, लेकिन एडम उस बोट को खींच नहीं पाता, क्योंकि वो नीचे पत्थर पर अटकी हुई थी। अब वो दोनों उससे कहते हैं कि हम इसे पकड़े हुए हमारे पास आ जाओ, लेकिन जूली इतनी डरी हुई थी कि वो पानी में उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अब उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब वो बड़ी हिम्मत करके उस रस्सी को पकड़ती है और नीचे उतरना शुरू करती है, पर तभी पानी में बुलबुले दिखना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो पूरी तरह से सहम जाती है और जल्दी जल्दी भागते हुए उन लोगों के पास आखिरकार पहुंच ही जाती है। अब ग्रे एडम से कहती है कि हमें यहीं वेट करना चाहिए, अगर कोई फिशिंग करने आएगा तो वो हमें देख लेगा। लेकिन वो इनकी हिम्मत बढ़ाने के अलावा उनका हौसला तोड़ देता है, ये कहते हुए कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमें किसी ने नहीं देखा, तो हम यहाँ फंसे हुए हैं, इस बारे में किसी को पता नहीं है, हमें जो भी करना होगा खुद ही करना होगा। इसी दौरान उन्हें पानी में एक बार कुछ और हलचल सुनाई देती है, जिससे वो उस पेड़ के थोड़ा और ऊपर चढ़ जाते हैं।
वेल यहाँ आप सबकी जान खतरे में है, सभी को इसी बात की टेंशन है, लेकिन यहाँ एडम को मलेरिया ना हो जाए इस बात का ज्यादा डर लगा होता है, इसलिए वो अपने साथ लाए हुए स्प्रे को भी लगाता है। अब इसके बाद ग्रे कहती है कि हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठ नहीं सकते, हमें इस बोट को सीधा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम यहाँ वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन एडम ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिससे ग्रे थोड़ा गुस्सा भी होती है। पर वो कहती है कि फिर हमें इन पेड़ों के सहारे से आगे बढ़ना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन यहाँ उसका साथ कोई नहीं देता, तो वो अकेली आगे जाने लगती है। रास्ता देखने के लिए वो बड़ी समझदारी से पेड़ों की टहनियों के सहारे आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक जगह पे ये पेड़ भी खत्म हो जाते हैं और वहां से रिवर शुरू हो जाती है, यानी कि इन्हें इस बोट को सीधा करना ही पड़ेगा, वरना ये यहीं मारे जाएंगे। अब जब वो वापस आ रही होती है तो उसे पानी में कोई चीज दिखती है, वो उसके ऊपर से पत्ते हटाती है तो वहां इंसान का कान था, जिसे देखकर वो फौरन अपने लोगों के पास आ जाती है। तो ये शायद ली का कान हो सकता है। अब तीनों उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। समय बीतने लगता है तो एडम अब ग्रे से कहता है कि मैं नीचे जाकर उस बोट को सीधे करता हूँ, तभी कुछ होगा, तुम्हें यकीन करना होगा कि हमें यहाँ कोई नहीं बचाने आएगा। लेकिन ग्रे उसे वहां जाने से मना करती है क्योंकि वो डर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद वो भी मान जाती है क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो अब एडम धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, वो उस रस्सी को पकड़कर उस बोट तक पहुंचने लगता है। उसी दौरान उसके पैर से कोई बड़ी सी चीज टकराती है, लेकिन वो बिना डरे आगे बढ़ता रहता है और आखिर में वो उस बोट तक पहुंच ही जाता है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये बोट तो बहुत ही भारी है, इसे अकेले तो सीधा नहीं किया जा सकता और वो उन दोनों को नीचे बुला भी नहीं सकता। वो फैसला करता है कि वो पानी के नीचे जाएगा और नीचे जाकर उसे सीधा करेगा। तो वो सांस रोककर नीचे जाता है, पर इसी दौरान हमें नीचे कोई अजीब सी चीज दिखती है, जिसे पूरी बोट हिलने लगती है और कुछ ही पल में बोट सीधी हो जाती है। लेकिन एडम ऊपर नहीं आता। अब ये देखकर ग्रे घबरा जाती है, पर तभी अचानक से एडम ऊपर आ जाता है, जिससे कि उसकी सांस में सांस आती है, पर ज्यादा देर तक नहीं। और पलक झपकते एक क्रोकोडाइल उसे दोबारा से अंदर खींच कर ले जाता है। अब ये देखकर दोनों पूरी तरह से सहम जाते हैं और खासकर जूली तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और कुछ ही देर बाद वो क्रोकोडाइल उसकी बॉडी लेकर ऊपर आता है और फिर से लेकर नीचे चला जाता है। और ये मंजर देखकर ग्रे तो पूरी तरह से सहम जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो दोनों वहीं पेड़ पर बैठे रहते हैं। इसी बीच जूली कहती है कि हम अब यहीं मारे जाएंगे, कोई नहीं हमें बचाने आने वाला है, और मैंने पहले ही तुम लोगों से मना किया था कि यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। और ये सब बातें होते हुए वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ग्रे कहती है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, बस हमें कैसे भी करके उस बोट तक पहुंचना पड़ेगा। अब वो एक पेड़ की टहनी लेके नीचे जाती है और उस रस्सी को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, पर वो अभी भी दूर थी। तभी जूली को पानी में बुलबुले दिखाई देते हैं और वो फौरन ग्रे को ऊपर बुला लेती